हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज अपने बायोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। सबसे पहले अपने इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक अपने को डिस्कस करने हैं डिटेल में, उनके बारे में एक अपने उसकी आउटलाइन देख लेते हैं थोड़ी कि ये टॉपिक अपने को डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, फिर इन टॉपिक्स को अपने एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इसके अंदर अपना टॉपिक है वो है परिसंचरण तंत्र की परिभाषा और परिसंचरण तंत्र के प्रकार, यानी कि परिसंचरण तंत्र कहते किसको हैं, ये कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला टॉपिक अपना इसके अंदर ये है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है, सेकंड नंबर पर अपन डिस्कस करेंगे रक्त एवं रक्त के विभिन्न घटक। ये रक्त में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 10th में कि रक्त में दो तरह के अवयव होते हैं, दो तरह के घटक होते हैं, जिसमें एक उसका तरल पार्ट है प्लाज्मा और एक उसमें रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जो आगे फिर 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इस वाले टॉपिक के अंदर उसको अपने सारा का सारा कौन से अवयव में कौन कौन सी जो खास बातें हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, ये सारा का सारा अपने डिस्कस करेंगे किसके अंदर, रक्त एवं रक्त के विभिन्न घटक के अंदर। अगला जो टॉपिक है अपना इसमें तीसरा, वो है रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। रक्त हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है, उसमें से कोई जो 10-12 इंपॉर्टेंट अपने लिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने लिए फंक्शन इसके, तो उनको अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला जो इसमें टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप, रुधिर समूह है। आप जानते हो कि ए व बी प्रतिजन के आधार पर या एक उसके बाद जो खोजा गया RH प्रतिजन, उसके आधार पर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। इसको अपने इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर ब्लड ग्रुप के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा इसका किस ब्लड ग्रुप का जीन प्रारूप जो है, जीनोटाइप, वो क्या होता है। अगर किसी बच्चे को लेकर किन्हीं 2 फैमिलियों के अंदर विवाद हो जाता है तो कैसे आप उस जीनोटाइप से पता लगा सकते हो कि ये बच्चा किस फैमिली का है, वो सारा का सारा अपने इस ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जब चोट लगती है तो आप देखते हो कि कुछ समय बाद उसमें रक्त जो है वो बहना बंद हो जाता है, यानी रक्त का थक्का बन जाता है। वो प्रोसेस क्या है, रक्त का थक्का किस प्रकार बनता है, वो सारा का सारा अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो छठा टॉपिक है इसके अंदर वो है रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिनियों के अंदर मुख्यतः 2, शिरा और सेकंड नंबर पर धमनी। आगे फिर उनके आगे छोटे प्रकार हैं जिनको शिरिकाएं, धमनिकाएं या केशिकाएं भी कहते हैं, केशिकाएं पढ़ेंगे इसके अंदर अपने, वो सारा अपने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अगला जो इसमें अगला टॉपिक अपना वो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की संरचना, जिसमें अपने हृदय की बाह्य संरचना और हृदय की आंतरिक संरचना, इन दोनों को इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर अगला जो टॉपिक है इसमें अपना वो है हृदय की कार्यप्रणाली। हृदय की कार्यप्रणाली के अंदर अपने को 2 चीजें पढ़नी है, एक तो हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट पढ़नी है अपने को, और सेकंड नंबर पर अपने को इसमें पढ़ना है हृदय चक्कर, कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो वो दोनों टॉपिक जो हैं वो इसी टॉपिक के अंदर अपने डिस्कस करेंगे हृदय की कार्यप्रणाली के अंदर। नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक है वो है दोहरा रक्त परिसंचरण, डबल ब्लड सर्कुलेशन। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, और वैसे भी दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का पाया जाना, जो मनुष्य का अपने ये पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र की वो विशेषता है कि वो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। इसके बारे में अपने इस टॉपिक के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है लसिका तंत्र। लसिका आप जानते हो, छोटी क्लासों में आपको बताया होगा आपके टीचर ने कि हमारे बॉडी के कुछ टिश्यू ऐसे हैं जहां पर रक्त पोषक पदार्थों को और गैसेज को आदान प्रदान नहीं कर सकता, लेके नहीं जा सकता, पहुंचता नहीं है रक्त, तो वहां पर उन पदार्थों को ले जाने का और वहां से लाने का काम जो है वो कौन करता है, लसिका या लिम्फ करता है। और उसके बारे में अपने पढ़ेंगे इस टॉपिक में, लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र के अंदर। लास्ट जो इसमें टॉपिक है वो है हृदय व परिसंचरण संबंधी रोग, यानी हमारे हार्ट से रिलेटेड और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज हैं, वो अपने 10-12 डिजीज हैं लगभग इसमें दी हुई, वो अपने इस लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो टोटल ये 11 टॉपिक हैं जो अपने को डिस्कस करने हैं। ये थोड़ा लेंथी है चैप्टर, कम से कम उम्मीद है इससे 4 या 5 पार्ट अपने को अपलोड करने पड़ेंगे इसके, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। 4 या मैक्सिमम 5 पार्ट के अंदर ये आपको चैप्टर सारा मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने आज का अपना जो पहला टॉपिक है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते किसको हैं और इसके प्रकार।
सबसे पहले अगर अपने बात करें परिसंचन तंत्र की परिभाषा की, तो परिसंचन तंत्र कहते किसको हैं? हमारे शरीर का वह तंत्र जो कोशिकाओं या ऊतकों या आप लिख सकते हो शरीर के अंगों तक पोषक पदार्थों को पहुंचाने, पोषक पदार्थ जिसमें से ग्लूकोज आ जाएगा, पोषक पदार्थ के साथ साथ आप ये लिख सकते हो पोषक की जगह पर आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने, क्योंकि आवश्यक पदार्थों में आपके पोषक पदार्थ भी आ जाएंगे और आवश्यक पदार्थों में जो गैसेज है जैसे ऑक्सीजन उसको पहुंचाने का काम भी ये परिसंचन तंत्र करता है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। वाटर वगैरह जो है वो भी इसी के माध्यम से पहुंचता है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो शरीर का वो तंत्र जो कोशिकाओं, ऊतकों, शरीर के अंगों तक आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने व उनसे उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्या कहलाता है? परिसंचन तंत्र कहलाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अपने जो लास्ट 2 चैप्टर किए हैं जिसमें अपने एक तो किया था डाइजेस्टिव सिस्टम और एक किया था अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप जानते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के अंदर भोजन का पाचन हुआ, उसके बाद उसका अवशोषण हुआ किसके अंदर? रक्त के अंदर। तो जो सरल पदार्थ बनाए अपने वो किस में डाले गए? रक्त। और इसी रक्त ने उन पदार्थों को हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम किया। ठीक है, इधर बात करें श्वसन तंत्र में, तो ऑक्सीजन को हमारे रक्त ने ही हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम किया। इन कोशिकाओं में इन सरल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटने पर बनती है CO2, और CO2 हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालना है, तो वो कैसा पदार्थ हुआ? उत्सर्जी पदार्थ। उस उत्सर्जी पदार्थ को भी इसी रक्त ने जाकर दिया किसको? हमारे श्वसन तंत्र को, और जिससे वो बाहर चली गई। तो इस प्रकार ये परिभाषा है इसकी कि शरीर का वो तंत्र जो कोशिकाओं, ऊतकों या हमारे शरीर के जो अंग है उनको आवश्यक पदार्थों को पहुंचाता है जो जरूरी पदार्थ हैं, और उनसे अपशिष्ट या उत्सर्जी पदार्थों को लेकर हमारे शरीर के जो उत्सर्जन अंग हैं जो बाहर निकालेंगे उन तक पहुंचाने का काम करता है। उस तंत्र को कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब बात करें अगर इसके प्रकारों की, तो परिसंचन तंत्र जो है वो 2 प्रकार का पाया जाता है जीवों में। एक होता है खुला परिसंचन तंत्र और सेकंड होता है बंद परिसंचन तंत्र। समझिए उसको। खुला परिसंचन तंत्र में आपको छोटी क्लासेज में ये परिभाषा देखने को मिली होगी कि इसमें जो रक्त है या संवहनी तरल जो होता है, संवहनी द्रव जो होता है, वो बंद नलिकाओं में नहीं बहता, यानी खुला बहता है शरीर के अंदर। और बंद परिसंचन तंत्र उसको कहते हैं जिसमें संवहनी तरल जो है, संवहनी द्रव जो है, वो बंद नलिकाओं में बहता है। अब इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें अपने खुला परिसंचरण तंत्र, परिसंचन तंत्र के प्रकार पढ़ रहे हैं अपने, जिसमें पहला है खुला परिसंचन तंत्र। खुला परिसंचन तंत्र किसे कहते हैं? जैसे आप ये अपना हार्ट है, हृदय है, और ये हमारे शरीर की कोई कोशिका है या कोई टिश्यू है। ठीक है, हमारे हार्ट से कोई भी एक नलिका गई इस कोशिका को। अब आप ये सोच लेते हैं बच्चे कि हार्ट सीधा ही बाहर छोड़ देता है रक्त को और वो कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ जब ये द्रव जाएगा, यहाँ से संवहनी तरल इस कोशिका तक पहुंचा, इस कोशिका के अंदर उसका जो परिवहन होगा वो खुले रूप में होगा, यानी यहाँ पर जाकर ये जो नलिका है ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जो ग्रहण करने वाली नलिका होगी इधर से, ये सारी की सारी बाद में एक बनेगी और ये किसको पहुंचा दी जाएगी? हार्ट को पहुंचा देगी, उस संवहनी तरल को। इस प्रकार का जो परिसंचन तंत्र होता है जिसमें कोशिका या ऊतकों के मध्य, फिर से ध्यान से सुनिए, ऐसा परिसंचन तंत्र जिसमें कोशिका या ऊतकों के मध्य जो संवहनी तरल है वो खुले रूप में बहे, उसको कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। और ये पाया जाता है किसके अंदर?
मोलस्का में पाया जाता है। ये मोलस्का के जो जीव होते हैं, कीट, इंसेक्ट जो होते हैं, उनमें इस प्रकार का परिसंचन तंत्र देखने को मिलता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी खुला परिसंचन तंत्र की, वह परिसंचन तंत्र जिसमें संवहनी तरल कोशिका व उत्तकों के मध्य खुले रूप से बहे, या आप ये लिख सकते हो जिसमें ये विशिष्ट बंद नलिकाओं में नहीं बहता, उसको कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। किसमें पाया जाता है? मोलस्का और कीटों के अंदर। ठीक है। अब सेकंड नंबर पर अगर अपने बात करें बंद परिसंचन तंत्र किसको कहते हैं, तो देखिए बंद परिसंचन तंत्र। अब यहां पर ये खुले रूप में बह रहा था, लेकिन यहां क्या होगा, ये इस कोशिका या सेल के अंदर खुले रूप में न बहकर ये जो संरचनाएं हैं, ये जो नलिकाएं हैं, यहां पर भी आपस में क्या होती हैं, ये जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि ये रक्त जो है ये कोशिकाओं में खुले रूप से नहीं बहता, ये बंद नलिकाओं में बहता, और यहीं से ही जो संवहनी तरल है वो विसरण द्वारा किसको मिल जाते हैं, हमारी कोशिका को मिल जाते हैं, और अपशिष्ट पदार्थ जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो भी इसी विधि द्वारा, विसरण द्वारा ही किया इसमें डाल दिए जाते हैं। इस प्रकार का जो परिसंचन तंत्र है जिसमें कोशिका व उत्तकों के मध्य संवहनी तरल खुले रूप में न बहे, बंद नलिकाओं में बहे, उस प्रकार के परिसंचन तंत्र को कहा जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। और मानव का जो परिसंचन तंत्र है, मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है, उसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि उसमें किस प्रकार का परिसंचन तंत्र पाया जाता है, बंद प्रकार का परिसंचन तंत्र पाया जाता है। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है, खुला परिसंचन तंत्र किसे कहते हैं और बंद परिसंचन तंत्र किसे कहते हैं, ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है। अब अपने जब दोनों की डेफिनेशन की, चाहे खुले की चाहे बंद की, तो अपने एक वर्ड यूज किया वहां पर, संवहनी तरल, यानी कि संवहनी तरल जो इसमें बहेगा। अब ये संवहनी तरल जो दो प्रकार का हो सकता है, एक सबसे पहला रक्त, और रक्त का जो संवहनी तरल है वो निर्माण करेगा रक्त परिसंचन तंत्र का। ठीक है। और सेकंड नंबर पर जो दूसरा संवहनी तरल होता है वो होता है लसिका, लिम्फ, और लिम्फ जो निर्माण करेगा वो करता है लसिका तंत्र का। तो इस प्रकार अपने को इस चैप्टर के अंदर, इसका नाम जरूर मानव का रक्त परिसंचन तंत्र है, लेकिन अपने को इसके अंदर दो तरह के परिसंचन तंत्र पढ़ने हैं। एक वो परिसंचन तंत्र जिसमें रक्त को पढ़ना है, अपने को ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ना है, और सेकंड वो जिसमें अपने को लसिका या लिम्फ के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं रक्त परिसंचन तंत्र, जिसके अंदर अपने रक्त के विभिन्न घटक, उनके कार्य डिस्कस करेंगे, फिर इसके अंदर अपने रक्त के कार्य क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहले नंबर पर रक्त परिसंचरण तंत्र। और इसमें अपने को सबसे पहले रक्त क्या होता है, इसके जो विभिन्न घटक हैं, अवयव हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात, रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक होता है रक्त। सेकंड थिंग, इसकी पीएच का मान जो है वो लगभग 7.4 होता है, यानी ये कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है। सेकंड थिंग रक्त के बारे में, रक्त जो है वो तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड फॉर्म में है प्लाज्मा के कारण, इसकी पीएच की जो वैल्यू है वो 7.4 होती है। अगर बात करें इसके निर्माण की, तो जब भ्रूणावस्था होती है तब रक्त का निर्माण जो है वो किया जाता है मुख्यतः लिवर व प्लीहा के अंदर। कुछ और भी ऑर्गन इसकी फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहली जो ऐसे आरबीसी है उसका फॉर्मेशन यॉर्क सैक द्वारा किया जाता है। तो अपने इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, अपने को सिंपल याद रखना है आपको कि इसका निर्माण भ्रूणावस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर इसका निर्माण कौन करता है, ये लिवर करता है, और सेकंड और कौन करता है, प्लीहा या जिसको स्प्लीन बोलते हैं, वो इसका निर्माण करता है। लेकिन वयस्क में, अडल्ट के अंदर इसका निर्माण जो है वो करता है लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। अब जब अपने इसके अवयव पढ़ेंगे तो ये बातें बार बार नहीं बताएंगे वहां पर। ठीक है। जो कोई अलग से इससे बात होगी कि इसका निर्माण कौन करता है तो वहां उसको डिस्कस करेंगे, सारी बातें ये दोबारा से नहीं लिखेंगे। यानी कि जब रक्त का निर्माण है तो उसके अवयवों का निर्माण भी, क्योंकि अवयवों से मिलकर तो रक्त बनेगा, तो उनका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। भ्रूणावस्था में यकृत व प्लीहा करेगा, और वयस्क अवस्था में लाल अस्थि मज्जा इसका निर्माण करता है। ठीक है। जो खास बात होगी वो अपने अलग से इसमें वहां डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टडी ऑफ ब्लड, यानी कि
रक्त का अध्ययन करना, इसको हीमेटोलॉजी बोलते हैं। हीमेटोलॉजी, ये आप याद रख सकते हो। रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब ये बातें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पढ़ने के लिए कि रक्त तरल संयोजी उत्तक है, पीएच 7.4 होती है, इसका निर्माण भ्रूणावस्था में यकृत व प्लीहा करते हैं, वयस्क में लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है इसका, और स्टडी ऑफ ब्लड जो है वो हीमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और एक बात और, हमारा जो परिसंचन तंत्र है वो भ्रूण की कौन सी लेयर से बनता है? मेसोडर्म से बनता है। ये भी याद रख सकते हो, आपके कभी ना कभी ये बातें जरूर काम आएंगी कि परिसंचन तंत्र का निर्माण किससे होता है, कौन सी लेयर होता है? भ्रूणीय मेसोडर्म से इसका निर्माण होता है। अब रक्त के बारे में और बातें। रक्त जो है वो मुख्यतः इसमें दो अवयव होते हैं, घटक होते हैं इसके। सबसे पहले नंबर पर प्लाज्मा और सेकंड नंबर पर इसके अंदर पाई जाती है रुधिर कणिकाएं। ये प्लाज्मा जो है ये इसका द्रव वाला भाग होता है, जबकि रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इसका ये कौन सा भाग होता है? रक्त का ठोस भाग होता है। कुल रक्त का 55% भाग, कुल रक्त का 55% भाग जो है वो कौन होता है? प्लाज्मा होता है। और कुल रक्त का 45% भाग क्या होती है? रक्त कणिकाएं या रुधिर कणिकाएं होती हैं। ठीक है, ये रुधिर कणिकाएं आगे 3 प्रकार की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। इनके बारे में अभी आपने आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें अपने किसकी? प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रक्त का कौन सा भाग होता है? ये द्रव भाग होता है, 55% भाग होता है। अगर इसकी खुद की बात करें तो इसका जो प्लाज्मा है वो 90% भाग तो इसका खुद का जो है वो जल होता है, जबकि बाकी का जो 10% भाग है वो इसका क्या होता है? ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो प्लाज्मा भी अपने आप में 100% है। उसका 90% पार्ट तो वाटर है और बाकी के जो 10% बचा वो क्या है? ठोस पदार्थ होते हैं। ठोस पदार्थ आगे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्बनिक पदार्थ और दूसरे होते हैं अकार्बनिक। अब ये जो कार्बनिक हैं ये लगभग होते हैं 9%, 8 से 9%, और ये होते हैं 1 से 2% या आप सीधा लिख दो 1%। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों जो हैं वे ये फिर से 2 प्रकार के हैं, जिसमें से एक भाग तो अपने को इसमें प्रोटीन पढ़ने हैं, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जो है मुख्य प्रोटीन पाए जाते हैं इसके अंदर, वो डिस्कस करने हैं। और सेकंड में अपने अन्य में जो बाकी चीज़ें हैं कार्बनिक पदार्थों में वो अपने सारी की सारी इसके अंदर अदर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। और अकार्बनिक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है इनको अपने डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें अपने, जैसा कि मैंने लिखा कि कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको बाद में मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए, बात करें अगर कार्बनिक पदार्थों की, और कार्बनिक पदार्थों में मैंने बताया एक तो सबसे पहला जो है वो प्रोटीन भाग है इसका, और प्रोटीन मुख्य कौन कौन से पाए जाते हैं इसके अंदर, और ये इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहला प्रोटीन जो है कार्बनिक पदार्थों में वो है एल्ब्यूमिन। इसके बारे में सबसे खास बात, प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन है वो कौन सा है? एल्ब्यूमिन। लगभग कितना होता है ये? 4% होता है। ठीक है, लगभग कितने प्रतिशत भाग होता है एल्ब्यूमिन का? 4% भाग होता है। ठीक है, अगर बात करें इसके कार्य की तो ये रक्त का कोलाइडी प्रासरणी दाब, कोलाइडी प्रासरणी दाब इसको कहते हैं BCOP, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो लगभग होता है 28 से लेकर 32 mHg। इसको मेंटेन, ये अपने उत्सर्जन तंत्र वाले में पढ़ेंगे होता क्या है, इसको मेंटेन करने का काम, यानी BCOP को मेंटेन करने का काम जो है वो कौन सा प्रोटीन करता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर जो दूसरा इसके अंदर प्रोटीन होता है वो होता है ग्लोब्यूलिन।
ग्लोब्यूलिन। ये ग्लोब्यूलिन 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। इसमें से अल्फा ग्लोब्यूलिन का काम परिवहन होता है, ये कॉपर आयंस का परिवहन करता है। बीटा का भी काम जो है ये परिवहन होता है, ये फेरस आयंस का परिवहन करता है ब्लड में। सबसे खास गामा ग्लोब्यूलिन जो है ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन से रिलेटेड है, यानी ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित काम होते हैं इसके। तो अगर पूछा जाए गामा ग्लोब्यूलिन का क्या काम है, तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन या प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में सहायक है गामा ग्लोब्यूलिन। तो ये दूसरे प्रकार का, इसका जो प्रतिशत मात्रा है वो लगभग 2 से 2.5% होती है। और ऐसा मानते हैं कि एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का जो रेशो है वो 2:1 होता है। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का जो रेशो है हमारे ब्लड में प्लाज्मा के अंदर वो 2 अनुपात कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये 2 तरह के प्रोटीन हुए, सबसे पहला एल्ब्यूमिन पड़ा, दूसरा पड़ा अपने ग्लोब्यूलिन। इन दोनों का ही जो निर्माण है, खासकर एल्ब्यूमिन का जो संश्लेषण है, सिंथेसिस है, वो हमारा लिवर करता है। ग्लोब्यूलिन का जो संश्लेषण है ये हमारा लिवर भी करता है, और हमारे जो लिम्फ टिश्यू हैं, लसिका ऊतकों में भी इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब बात करें अगले प्रोटीन्स की, 3rd नंबर पर और उनके कामों की। तो तीसरे नंबर पर, तीसरा और चौथा एक साथ ही लिख देते हैं। तीसरे और चौथे नंबर पर जो प्रोटीन आते हैं वो है प्रोथ्रोम्बिन, और सेकंड नंबर अगला जो है वो है फाइब्रिनोजन। ये हमारे प्लाज्मा में, हमारे रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले सबसे बड़े आकार के, नंबरिंग में कम होते हैं, संख्या में, प्रतिशत में अगर दोनों की बात करें तो लगभग 0.6 से लेकर 0.8% ही पार्ट बनाते हैं ये प्लाज्मा का, लेकिन आकार इनका बड़ा होता है। अब आकार बड़ा है तो बच्चों काम भी बड़ा है। ये दोनों ही रुधिर स्कंदन का काम करते हैं। रुधिर स्कंदन का मतलब होता है, आप जानते हो, अगर अपने को चोट लग जाती है तो कुछ समय बाद रक्त का बहना जो बंद हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग जो होती है, अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी कैसे होती है और ये क्या काम करते हैं दोनों। तो ये दोनों जो हैं ये रुधिर स्कंदन का काम वहां पर करते हैं, ब्लड के क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्लाज्मा में कौन से पदार्थों की, कार्बनिक पदार्थों की। अब अपने कार्बनिक पदार्थों में भी किसकी बात हुई अभी तक, सिर्फ प्रोटीन की। अब बात करें अगर अन्य की, कि कौन कौन से अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो ये सिंपल हैं। अन्य में सबसे पहले प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थों में कौन कौन होंगे, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इनकी मात्रा नहीं अलग अलग हो सकती है, ये नहीं याद करनी है अपने को। अमाइनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड होते हैं, वसीय अम्ल, और ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, ये पाए जाते हैं पोषक पदार्थ। इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर, हार्मोन्स होते हैं, इनका काम क्या होगा, ये जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं ये रेगुलेटर का यानी नियामक का काम करते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ पाए जाएंगे, यूरिया होगा इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये अन्य के अंदर आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, फिर से अपने कर रहे हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर अपने 2 चीजें पड़ी, एक कार्बनिक पदार्थ, दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक 2 प्रकार के पदार्थ हो, एक प्रोटीन होंगे और कुछ अन्य। प्रोटीन में अपने 4 तरह के प्रोटीन पड़े, एल्ब्यूमिन पड़ा, ग्लोब्यूलिन पड़ा, प्रोथ्रोम्बिन पड़ा और फाइब्रिनोजन पड़ा। ठीक है, और अन्य में पोषक पदार्थ हैं ये वाले, एंजाइम, हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, यूरिया होता है और यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब बात करें अपने इसकी अगर अकार्बनिक पदार्थों की, कि कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ हैं, तो अकार्बनिक पदार्थों में मुख्यतः अकार्बनिक लवण प्रेजेंट होते हैं, और लवणों में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा और मुख्य जो है वो सोडियम। इसके अलावा मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, क्लोराइड पाया जाता है, सल्फेट आयंस प्रेजेंट होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम जो है वो विलय विभव को बनाए रखना, और सेकंड पीएच नियमन यानी पीएच को कंट्रोल। ब्लड की जो पीएच है 7.4 वो इन आयंस के कारण होती है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में डिटेल में। जितना अपने को याद रखना है, पढ़ना है, वो सारा का सारा अपने देख लिया। आई होप ये अच्छे तरीके से आपको समझ